Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 5, data and signals chapter. इससे पहले हमने लास्ट चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया था कि सिग्नल्स क्या होते हैं, डाटा क्या होता है, बेसबैंड कम्युनिकेशन क्या होती है, ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन क्या होती है, एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, फिर आपकी फ्रिक्वेंसी डोमेन क्या होती है, फेसेस क्या होते हैं। हम उसी चैप्टर को ही आज कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट टाइम इसको ब्रेक किया था, डाटा एंड सिग्नल्स के चैप्टर को। तो हमने इसमें एनालॉग सिग्नल देखा, डिजिटल सिग्नल देखा, फोरियर एनालिसिस देखा, कंपोजिट सिग्नल्स क्या होते हैं, साइन वेव्स क्या होते हैं, एम्पलीट्यूड क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ को फाइंड किस तरह किया जाता है। फिर हमने डिफरेंट उसमें एग्जांपल्स देखी थी कि बैंडविड्थ को कैलकुलेट किस तरह करते हैं, साइन वेव किस तरह ड्रॉ करते हैं, अगर आपको फ्रिक्वेंसी गिवन है तो टाइम कैसे फाइंड करना है, टाइम गिवन है तो फ्रिक्वेंसी कैसे फाइंड करना है। फिर हमने इसके अंदर डिफरेंट टाइप की जो कन्वर्जन्स थी वो कन्वर्जन्स भी की, क्या आपकी मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, वो कन्वर्जन चार्ट क्या होता है। फिर आपके जो टाइम डिवीजन को आपने किस तरीके से प्लॉट करना है, आपने एनालॉग सिग्नल कैसे ड्रॉ करना है, डिजिटल सिग्नल कैसे ड्रॉ करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस की थी, जहाँ पे हमने अपना डाटा एंड सिग्नल्स का 3rd चैप्टर स्टार्ट किया था। आज का जो हमारा चैप्टर है वो उसी की कंटिन्यूशन है, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम पे हमने AM और FM रेडियो की डिफरेंट टाइप की एग्जांपल्स की थी। और मैंने आपको ये भी कहा था कि जो आपकी बुक है 3rd चैप्टर जो है आपके पास जो है बैरोज फेरोजन का, उसको आप घर जाके उसको चेक करें, स्टडी करें, उस बुक के जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो देखें। और हमने उसमें 5 to 10 न्यूमेरिकल्स भी किए थे कि आपको मैंने वो करके दिखाए थे कि आपके जो डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं, उसमें हमें क्या क्या चीज़ें कैसे रिक्वायर्ड हैं। तो आज हम उसी चैप्टर को आगे कैरी ऑन करते हैं, डाटा एंड सिग्नल्स का चैप्टर। लास्ट टाइम हमने जहाँ पे ब्रेक किया था उससे आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने 3.2 तक, हमने 3.1 और 3.2 कवर किया था, जिसमें हमने ज़्यादातर एनालॉग सिग्नल्स देखे थे। आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 3.3 से, डिजिटल सिग्नल्स से हम स्टार्ट करते हैं। In addition to being represented by an analog signal, information can also be represented by a digital signal. For example, one can be encoded as a positive voltage and a 0 as a 0 voltage. A digital signal can have more than 2 levels. हमने ये बात लास्ट टाइम डिस्कस की थी कि डिजिटल जो सिग्नल है या तो वो 1 होगा या वो आपके पास 0 होगा, उसकी कोई थर्ड फॉर्म नहीं हो सकती। वो 0.5 नहीं हो सकता, वो 0.6 नहीं हो सकता, वो 0.7 नहीं हो सकता, वो 0.8 नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी 2 ही फॉर्म्स होती हैं, या वो आपका 1 होगा या आपका वो 10 होगा। तो a digital signal can have more than 2 levels. In this case we can send more than 1 bit for each level, यानी we can send more than 1 bit for each. हम हर एक लेवल के लिए 1 bit सेंड करेंगे। तो topics will be discussed in this section. What is bit rate? Bit rate क्या होता है? बिट लेंथ क्या होती है? डिजिटल सिग्नल्स एज अ कंपोजिट एनालॉग सिग्नल्स में डिफरेंस क्या है, और एप्लीकेशन लेयर के साथ इसकी क्या रिलेशन है, किस तरह ये लिंक करता है, ये चीज़ें हम डिजिटल सिग्नल्स के सेक्शन में देखेंगे। बिट रेट, बिट लेंथ, डिजिटल सिग्नल्स और एप्लीकेशन लेयर्स को। आगे देखें कि 2 डिजिटल सिग्नल्स हैं यहाँ पे जो इन दिस डायग्राम फिगर 3.16 shows that 2 digital signals, one with 2 signal levels and the other with 4 signal levels। यानी अब जब ये 2 डायग्राम्स हैं, अगर आप इस डायग्राम में देखें, ये आप देख रहे हैं, ये आपके पास यहाँ पे ये लेवल 1 है और ये आपके पास जो है ये लेवल 2 है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये 2 डिफरेंट लेवल्स हैं। यहाँ पे अगर हम जाएं तो आप ये देख रहे हैं कि ये आपका 1 है, देन ये आपका जो है ये जो लाइन है ये आपने 0 ट्रांसमिट किया,
ये जो आप कह रहे हैं ये आपके पास क्या है, ये आपने 0 ट्रांसमिट किया, फिर ये आपने 1 ट्रांसमिट किया, फिर आपने ये 1 ट्रांसमिट किया, फिर ये आपने यहाँ पे ये 0 ट्रांसमिट किया, फिर ये आपने 0 ट्रांसमिट किया, ये फिर आपने यहाँ पे 0 ट्रांसमिट किया, ये आपने फिर यहाँ पे 1 ट्रांसमिट किया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास जो लेवल है, एक लेवल 1 है और दूसरा आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास लेवल 2 है, जबकि डिजिटल सिग्नल यहाँ पे विद 2 लेवल्स हैं, ठीक है। 8 बिट सेंड्स इन 1 सेकेंड, तो बिट रेट क्या होगा आप ये देखें कि यहाँ पे मैं अगर ये बात करूँ, ये चीज़ अगर मैं इसको करूँ तो आप ये देखें कि 8 बिट्स सेंड इज इन 1 सेकेंड, तो बिट रेट क्या आपके पास होगा, यहाँ पे बिट रेट होगा 8 बिट्स पर सेकेंड। जबकि मैं अगर यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ है, लेवल 1 एक है, लेवल 2 है, फिर लेवल 3 है, फिर लेवल 4 है। तो यहाँ पे क्या आपके पास ए डिजिटल सिग्नल कैन विद 4 लेवल, यहाँ पे जो आपके पास डिजिटल सिग्नल के जो लेवल्स हैं वो कितने लेवल्स हैं, वो 4 लेवल्स हैं। यहाँ पे हम क्या ट्रांसमिट कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 16 बिट्स इन 1 सेकेंड। यहाँ में क्या बात हो रही है, 16 बिट्स इन 1 सेकेंड, और बिट रेट क्या आपके पास 16 बिट्स पर सेकेंड। यहाँ पे जो आपके पास बिट्स, इसमें बिट रेट्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो 16 बिट्स जो है वो आ रहा है इन 1 सेकेंड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम इसी डिजिटल सिग्नल में जो सेंड कर रहे हैं वो हम सेंड कर रहे हैं विद 4 लेवल, 1 1 1 0 0 1 0 1 00 एंड 00 एंड 00 एंड 1 0। क्योंकि आप देखें कि आपके पास अगर 2 बिट्स हों तो 2 रेज 2 इज इक्वल टू 4। अब देखें कि यहाँ पे हमने क्या सेंड किया, यहाँ पे हमने सेंड किया यहाँ पे 0 0 देन 1 0 0 0, तो ये हमने डिफरेंट बिट्स को सेंड कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे आपके पास 1 बिट है। तो आपको इस डायग्राम में समझ आ गई कि हमारे पास 2 डिफरेंट सिग्नल्स हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे जो इसके लेवल्स 4 हैं और यहाँ पे इसके लेवल्स जो हैं वो सिर्फ जो आपके बनते हैं वो आपके पास जो है वो 2 लेवल्स बनते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो आपके रिव्यूज़ हैं वो आपके पास इंफॉर्मेशन, हम देखते हैं कि जो आपके लोगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं वो किस तरीके से हैं। इसका एक पूरा चार्ट आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आप उस चार्ट को भी देखिएगा, और मैं भी यहाँ पे आपको अभी आपसे डिस्कस करता हूँ कि वो क्या क्या व्यूज़ हैं, वो किस तरीके से हम इनको यूज़ करते हैं। ये आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, ए डिजिटल सिग्नल हैज़ 8 लेवल्स, देन यहाँ पे आपसे ये चीज पूछी जा रही है कि ए डिजिटल सिग्नल हैज 8 लेवल्स, हाउ मेनी बिट्स आर नीडेड पर लेवल, वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ बिट्स फ्रॉम द फार्मूला। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो फार्मूला आपके पास आ रहा है, ये फार्मूला जो आ रहा है यहाँ में क्या है कि नंबर ऑफ बिट्स पर लेवल क्या है, log 2 8 इज इक्वल टू 3। तो हमने इसको कैसे फाइंड कर लिया कि ईच सिग्नल लेवल इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 बिट्स, कि जो हर एक सिग्नल है वो 3 बिट्स से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ बिट्स पर लेवल इज इक्वल टू log 2 8 इज इक्वल टू 3। तो यूजिंग दिस आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी कन्वर्जन और इसको किस तरीके से आपने आगे फॉर्मुलेट करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल आ रही है, एग्जांपल 3.17, ए डिजिटल सिग्नल हैज 9 लेवल्स। आपके पास एक सिग्नल है, उसके 9 लेवल्स हैं, हाउ मेनी बिट्स आर नीडेड पर लेवल। पहला फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी बिट्स आर नीडेड पर लेवल, एक लेवल में कितनी बिट्स चाहिए। ठीक है, हम इसको कैसे करेंगे, वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ बिट्स बाय यूजिंग द फार्मूला, वी हम डिस्कस करते हैं। ईच सिग्नल लेवल इज रिप्रेजेंटेड बाय 3.17 बिट्स, हाउएवर दिस आंसर इज नॉट realistic. The number of bits sent per level needs to be an integer as well as power of 2. For this example, 4 bits can represent 1 level. Just think how. तो यहाँ तक हमने बात की। अब यहाँ पे हमने क्या बात की है कि एक डिजिटल सिग्नल है
जिसके 9 लेवल्स हैं, उसमें हमने इतनी बिट्स भेजी हैं, हमने कैलकुलेट किया है और मैं ये कहा है कि 4 आंसर क्या है, 4 बिट्स कैन रिप्रेजेंट 1 लेवल, यानी 4 बिट्स जो हैं वो आपकी रिप्रेजेंट कर सकती हैं एक सिंगल लेवल को कम्युनिकेशन के लिए। अब यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये आपकी एग्जाम्पल, क्योंकि जितनी ज्यादा एग्जाम्पल्स हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे उतना ही आपको आइडिया होगा कि प्रैक्टिकल चीजें कैसे फॉर्मुलेट होती हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स कैसे यूज होता है कम्युनिकेशन के अंदर। तो यहाँ पे बेटा हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 3.18। Assume we need to download text documents at the rate of 100 pages per minute। यहाँ पे हम इस चीज को assume कर रहे हैं कि we need to download text documents at the rate of 100 pages per minute। What is the required bit rate of the channel? अब चैनल का जो required bit rate है वो क्या होगा। यहाँ पे जो आपको चीज दी है वो आपसे ये कहा गया है कि आपने अज्यूम किया है कि वो नीड टू डाउनलोड, आपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डाउनलोड करनी है एट द रेट ऑफ 1, यानी 100 पेजेस जो हैं वो पर मिनट आप करेंगे। व्हाट इज द रिक्वायर्ड बिट रेट ऑफ द चैनल। अब उस चैनल का हमें चाहिए कि रिक्वायर्ड बिट रेट क्या होना चाहिए। अगर मेरी ये रिक्वायरमेंट है तो मैं एक ऐसा चैनल बनाना चाहता हूं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि उसका बिट रेट क्या होना चाहिए। ए पेज इज एन एवरेज ऑफ 24 लाइन्स। अब हम इसकी जाते हैं, इसकी सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। हम ये अज्यूम करते हैं ए पेज इज एन एवरेज ऑफ 24 लाइन्स। अगर एक पेज है उसमें आप देखेंगे आपके पास 20, हम ये अज्यूम करते हैं कि उसमें 24 लाइन्स हैं विद 80 कैरेक्टर्स। अगर एक पेज में 24 लाइन्स हो और 80 कैरेक्टर्स इन ईच लाइन, हर एक लाइन में जो कैरेक्टर्स हो वो 80 हो। If we assume that one character requires 8 bits, the bit rate, हम ये assume कर देखें। अब इस solution को समझने के लिए अगर आपके पास 24 lines हैं with 80 characters, फिर हमने ये कहा हम ये assume करते हैं कि one character को 1 bit चाहिए, तो the bit rate क्या आएगा। आप मल्टीप्लाई यहाँ पे करें, आप देखें आपने मल्टीप्लाई किया 100 से, मल्टीप्लाई 24 देन 80, फिर इसको आपने मल्टीप्लाई किया 8 से, तो आपके पास इतनी बिट्स आ गई। ये आपके पास 1636000 BPS बिट्स पर सेकंड ये आ गया। अब इसको हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि एक कन्वर्जन टेबल देखा था जिसमें मेगाबाइट्स था, जिसमें किलोबाइट्स था, ठीक है, जिसमें आपका टेराबाइट्स था, पिको था एंड सो ऑन। तो आपने इसको कन्वर्ट कर लिया 1.636 मेगाबाइट्स हमें चाहिए उस चैनल की जिसके ऊपर हम ये अपने डाटे को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये बात समझ आ गई आपको कि कितनी लाइंस हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, उन तमाम को हमने जो है वो मल्टीप्लाई किया और आपको चैनल की बैंडविड्थ मिल गई कि दैट विल बी 1.636 मेगाबाइट्स। नेक्स्ट जो आपकी एग्जांपल है, ए डिजिटाइज वॉइस चैनल एज वी विल सी इन चैप्टर 4। चैप्टर 4 जो है वो डिजिटल ट्रांसमिशन का चैप्टर है। हम वहाँ पे क्योंकि अभी हम ज़्यादातर जो हमारा फोकस है वो एनालॉग कम्युनिकेशन की तरफ है। हम जब डिजिटल की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे हम चैप्टर 4 में इन डिटेल, यहाँ भी हम अभी इसको देख रहे हैं लेकिन चैप्टर 4 में हम इसको और डिटेल में देखेंगे। वी विल सी इन चैप्टर 4 इज मेड बाय डिजिटाइजिंग a 4 kilohertz bandwidth analog voice signal. We need to sample the signal at twice the highest frequency, 2 sample per hertz. We assume that each sample require 8 bits. What is the required bit rate? अब यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, आपको क्या कहा जा रहा है कि आपके पास एक डिजिटाइज वॉइस चैनल है। इसके अंदर आपको ये कहा गया है कि आपने उस डाटे को डिजिटाइज करना है 4 किलोहर्ट्ज के साथ जो कि बैंडविड्थ होगी, और जो आपकी एनालॉग वॉइस होगी वो नीड टू सैंपल द सिग्नल एज ट्वाइस द हाईएस्ट। जो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे फिर थोड़ा सा गौर करें कि वो नीड टू सैंपल द सिग्नल एट ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 2 सैंपल्स पर हर्ट्ज। तो हम जब इसको अज्यूम करते हैं तो जो हम यहाँ पे जब अपना हम बिट रेट कैलकुलेट करते हैं, हम क्या करते हैं कि 2 × 4000 × 8 इज इक्वल टू 64,000 बिट्स पर सेकेंड। आपने इसको किलो पे कन्वर्ट करना है तो आप इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे
डिवाइड कर दें 1000 से तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 64 किलो बिट्स पर सेकेंड। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया कि आपके पास जो किलो बिट्स पर सेकंड आएगा वो किस तरह आएगा, वो आपने इसको इस पे डिवाइड किया तो आपको इसका आइडिया हो गया कि आपने किलो बिट्स पर सेकंड में इसको कैसे कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट हम एग्जांपल की तरफ जाते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा एग्जांपल्स इसमें डिस्कस करेंगे उतना आपका कंसेप्ट इसमें क्लियर होगा। What is the bit rate for high definition TV? HD जिसको आजकल आप सब लोग लगाते हैं और लगा के बस देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा नहीं कि LCD क्या होता है, LED होता क्या है, HD होता क्या है, उसमें डिफरेंसेस क्या है। हम अक्सर मैंने देखा है आप लोग लैपटॉप बाय करने जाएंगे तो बस जी मुझे iCore 7 लैपटॉप दे दें, उसमें रैम 8 GB। क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी नीड क्या है। iCore 7 के साथ जो आप रैम लगा रहे हैं, क्या वो बात दफ़ा ऐसा होता है कि आपने रैम लगा दी 8 GB, अब रैम की बस स्पीड जो है वो 16 मेगाहर्ट्ज़ है। अगर iCore 7 आपने ले भी लिया है, वो अगर आपका जो किलोहर्ट्ज़ में है तो जो मैक्सिमम आपका जो आपका डाटा रेट ट्रांसफर होगा वो तो आपका 16 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर होगा। तो आपने कंपेटेबिलिटी भी देखनी होती है, क्या रैम, हार्ड डिस्क, CPU आपस में कंपेटेबल भी है कि नहीं। तो इसी तरीके से या मैं जो बात कर रहा हूँ आपके साथ, ये जो आपका HD TV है, आपने ये भी देखना है कि वो पहले पता तो होना चाहिए कि वो क्या चीज़ है। तो यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द बिट रेट फॉर हाई डेफिनेशन टीवी, कि जो आपके पास HD TV होता है वो हमने उसका बिट रेट फाइंड करना है। तो हम इसकी सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। हम देखते हैं कि HD TV हाई डेफिनेशन टेलीविजन यूजेज डिजिटल सिग्नल्स टू ब्रॉडकास्ट हाई क्वालिटी वीडियो सिग्नल्स। लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि जो ट्रांसमिशन होती हैं वो एक यूनिकास्ट होती हैं, एक मल्टीकास्ट होती हैं और एक ब्रॉडकास्ट होती हैं। हमने क्या कहा था कि यूनिकास्ट बिटवीन टू नोड्स, बिटवीन टू कंप्यूटर्स, बिटवीन टू PCs, बिटवीन टू मशीन्स, बिटवीन टू होस्ट्स। और मल्टीकास्ट हमने क्या कहा था कि वो कम्युनिकेशन जो आपके एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए होती है, जो आपकी एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए होती है। और ब्रॉडकास्ट क्या था कि सब के लिए। तो जो ये रेडियो और जो टीवी होता है ये भी ब्रॉडकास्टिंग मीडिया में आता है, क्योंकि टीवी भी आपका ब्रॉडकास्ट कर रहा है, रेडियो भी आपका ब्रॉडकास्ट कर रहा है। ठीक है, आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है वो आपकी सारी की सारी किस पे हो रही है, वो आपकी रेडियो और टीवी के ऊपर हम ब्रॉडकास्टिंग यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो कि HD TV यूजेज डिजिटल सिग्नल्स टू ब्रॉडकास्ट हाई क्वालिटी वीडियो सिग्नल। अब HD की जब हाई डेफिनेशन की बात आएगी तो डेफिनेटली आप हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन उसमें डिमांड कर रहे हैं कि जो आपकी रेजोल्यूशन है वो आपकी हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। तो द HD TV जो आपका हाई डेफिनेशन टीवी स्क्रीन इज नॉर्मली अ रेशो ऑफ 16:9। नॉर्मली क्या आपके पास 16:9 है, जो यहाँ पे आप ये देखें, ये जो बता रहा है ये इधर ये 16:9। देर आर 1920 by 1080 पिक्सल्स पर स्क्रीन। जो आपके पास एक स्क्रीन है उसमें 1920 मल्टीप्लाई बाय 1080 पिक्सल जो हैं वो एक स्क्रीन में होते हैं। एंड द स्क्रीन इज रिन्यूड 30 टाइम्स पर सेकेंड। जो आपकी स्क्रीन है वो रिन्यू होती है 30 टाइम्स पर सेकेंड पे। 24 बिट्स रिप्रेजेंट्स 1 कलर पिक्सल। अब देखें ये कुछ डाटा आपको बेटा पहले से अज्यूम है, आपको पता है। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, अभी देखें हमने क्या बात की कि यहाँ पे बात हम ये कर रहे हैं 1920 by 1080 पिक्सल पर स्क्रीन। फिर हम बात कर रहे हैं कि 30 टाइम्स पर सेकेंड और 24 बिट्स रिप्रेजेंट, यहाँ बात कर रहे हैं हम 24 बिट्स रिप्रेजेंट 1 कलर पिक्सल। इट मीन्स ये क्या हुआ कि 1920 मल्टीप्लाई बाय 1080 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 24, इन तमाम को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो फिगर आती है वो कुछ ये आती है।
इसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं गीगाबिट में तो गीगा क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि 10⁻⁶ होता है कि 10⁻⁹ होता है, क्योंकि हम इस चैप्टर को ऑलरेडी पहले चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। तो जो आपके पास गीगाबिट है आप उसको डिवाइड, अब आप अगर आप भूल चुके हैं तो पिछले लेक्चर ओपन करें, उसमें वो टेबल देखें, उसमें देखें टेबल में कि मेगाहर्ट्ज़ 10⁻⁶ था तो गीगा 10⁻⁹ था, तो फिर पिको क्या था, फिर टेरा क्या था, उनको देखें। आप जब उसको डिवाइड करेंगे 10⁻⁹ से जो भी है आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, गीगाबाइट्स मिल जाएगा कि आपको 1.5 गीगाबाइट्स। तो इट्स वेरी सिंपल, आपने क्या किया इसके अंदर कि 1920 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया पिक्सल्स के साथ, पिक्सल्स को आपने मल्टीप्लाई कर दिया जो आपका रिन्यू टाइम है पर सेकंड, उसको जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया उसके बाद आपको पता है कि 24 बिट्स हैं वो 1 कलर पिक्सल को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आपने उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास ये डाटा आ गया। और जब आपने इसको डिवाइड कर दिया तो आपने उसको कन्वर्ट आप मेगाहर्ट्ज़ में कर दें, टेराबाइट्स में कर दें, पिकोहर्ट्ज़ में कर दें, जिस तरह जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको उस हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आपने उसको कन्वर्ट किया तो आपके पास क्या आ गया, 1.5 GB आ गया। अब ये कह सकते हैं द टीवी स्टेशन रिड्यूस दैट दिस रेट टू 20 to 40 megabits per second थ्रू कंप्रेशन। अब कंप्रेशन क्या चीज़ होती है, हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि जो आपकी लेयर्स हैं जिसमें आपके पास प्रेजेंटेशन लेयर है वो डाटे की इंक्रिप्शन भी करती है और डाटे की कंप्रेशन भी करती है। तो कंप्रेशन मीन डाटे को कंप्रेस कर देना, जिस तरह आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, विनजिप का सॉफ्टवेयर है, विनरार का सॉफ्टवेयर है, विनेस का सॉफ्टवेयर है। तो वो सॉफ्टवेयर जब डाटे को कंप्रेस कर देते हैं तो जब वो कंप्रेस करके सेंड करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं कि उसने डाटे की कंप्रेशन कर दी, डाटे को कंप्रेस कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, द टीवी स्टेशन रिड्यूस दिस रेट टू 20 to 40 megabits per second थ्रू कंप्रेशन। जब आप डेफिनेटली आपके पास एक फाइल होती है, लेकिन बेटा यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान में रखिएगा, कंप्रेशन भी हम इसको आगे जब डिस्कस करेंगे चैप्टर में वो भी कंटेंट्स के ऊपर होती है। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि आपके पास एक डाटा की फाइल है, वो अगर 20 MB है, आप उसको विनरार या विनेस या समथिंग करते हैं तो वो 8 मेगाबाइट्स की हो जाती है, 9 मेगाबाइट्स की हो जाती है। आपके पास कोई वीडियो सॉन्ग है, कोई वीडियो क्लिप है, आप उसको अगर करते हैं तो बहुत कम डिफरेंस पड़ता है। तो वो भी बेसिकली कंप्रेशन क्या होती है, टेक्स्ट की जो रिपीटिशन होती है उसको कम किया जाता है। तो इसलिए ये भी आप पे डिपेंड करता है कि जो आप कंप्रेशन कर रहे हैं वो वीडियो की है, वो ऑडियो की है, वो टेक्स्ट की है। फिलहाल यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे वो वीडियो की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे आपके पास जो चीज़ आती है, द टीवी स्टेशन रिड्यूस दिस रेट टू 20 to 40 मेगाबिट्स थ्रू कंप्रेशन, कि वो उसको 20 से 40 मेगाबिट्स जो है वो उसको रिड्यूस कर देता है कंप्रेशन को यूज़ करके। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई कि हमने HD TV का बिट रेट कैसे फाइंड किया, उसको कैसे कैलकुलेट किया और उसके आपने पूरा इसको देख लिया कि इसका क्या न्यूमेरिकल है और लास्ट में हमने इसको कन्वर्ट भी कर दिया कि गीगाबिट्स में किस तरह होता है। अब आपके पास जो यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ आ रही है, द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन्स ऑफ पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक डिजिटल सिग्नल्स। अब यहाँ पे हम बात जो कर रहे हैं वो आप देखें कि टाइम एंड फ्रिक्वेंसी जो आपकी डोमेन्स है, इसमें आपके पास एक पीरियोडिक है, एक नॉन पीरियोडिक है और ये डिजिटल सिग्नल्स है। ये इस फिगर में हम क्या चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी डोमेन्स ऑफ पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक डिजिट। जो आपके पीरियोडिक और नॉन, अब पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स क्या थे, पीरियोडिक सिग्नल्स वो थे जो अपना बिहेवियर चेंज नहीं करते, जिस बिहेवियर से चल रहे हैं उसी कर्व पे चल रहे हैं। नॉन पीरियोडिक क्या है कि जो आपका बिहेवियर चेंज करते हैं। लास्ट हमने लेक्चर में ये चीज़ें डिस्कस की थी कि पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है, नॉन पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है, कंपोजिट सिग्नल क्या होता है, सिंगल सिग्नल क्या होता है। तो यहाँ पे हम फिर मैं आपको ये बात फिर से बता रहा हूं कि जो पीरियोडिक सिग्नल्स हैं वो अपना बिहेवियर चेंज नहीं करते। नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स क्या होते हैं, अपना बिहेवियर चेंज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि टाइम एंड फ्रिक्वेंसी डोमेन्स ऑफ पीरियोडिक डिजिटल सिग्नल्स, कि ये जो आपकी कर्व बन रही है आपका एक डिजिटल सिग्नल है। ये यहाँ पे हम यहाँ ज़ूम करते हैं कि अगर ये आपका 1 है, ये 0 है, ये 1 है एंड सो ऑन। तो ये साथ ही हमने ड्रॉ कर दिया, ये f इंटू 3f इंटू 5f एंड ये आपकी इसकी डिफरेंट आपकी आ जाती है, फ्रिक्वेंसीज आ जाती हैं।
यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, टाइम एंड फ्रिक्वेंसी डोमेन ऑफ पीरियोडिक डिजिटल सिग्नल। और यहाँ पे हम क्या चीज शो कर रहे हैं, टाइम एंड फ्रिक्वेंसी डोमेन ऑफ नॉन। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका बिहेवियर एक जैसा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ गया, ये जो इसका बिहेवियर है ये चेंज कर रहा है। तो नॉन पीरियोडिक की डेफिनेशन क्या थी, जो अपना बिहेवियर चेंज करता है वो आपके पास नॉन पीरियोडिक सिग्नल है, और जो अपना बिहेवियर चेंज नहीं करता वो आपके पास क्या है, वो आपके पीरियोडिक सिग्नल्स है। ठीक है जी, यहाँ तक बात ये होगी क्लियर हमारी। अब हम जाते हैं बेसबैंड ट्रांसमिशन के ऊपर। अगेन क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि जो लेयर्स हैं इससे कभी आपकी जान नहीं छूटेगी। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक एंड फिजिकल लेयर, ये जो 7 लेयर्स हैं, क्योंकि जो OSI मॉडल है इसके ऊपर हमारा पूरे का पूरा नेटवर्क बेस करता है। हम कुछ लोग काम कर रहे होते हैं फिजिकल लेयर के ऊपर, कुछ काम कर रहे हैं नेटवर्क लेयर के ऊपर। हर तरह का जो यूजर है वो इन्हीं डिफरेंट लेयर्स के साथ एसोसिएटेड है, और इन्हीं लेयर्स के साथ वो अपना काम करके, ठीक है, अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा है, अपनी हार्डवेयर डिजाइन कर रहा है। तो यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि आपकी जो कम्युनिकेशन होती है, एक बेसबैंड कम्युनिकेशन होती है और एक आपके पास ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन होती है। जो बेसबैंड कम्युनिकेशन होती है उसमें आपके पास एक वक्त में एक ही सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा होता है नेटवर्क के ऊपर, और जो आपकी ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन होती है उसमें आप मल्टीपल सिग्नल्स ट्रांसमिट कर रहे होते हैं उस चैनल के ऊपर जो आपकी ट्रांसमिशन होती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो आपके पास बेसबैंड कम्युनिकेशन है ये सोर्स है। बेसबैंड कम्युनिकेशन में क्या है, एक वक्त में एक ही सिग्नल आपका ट्रांसमिट होता है। जितनी भी कंप्यूटर्स की, राउटर्स की, स्विचेस की जो आपकी डिजिटल कम्युनिकेशन होती है वो सारी की सारी बेसबैंड कम्युनिकेशन होती है। और जो ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन है, लाइक केबल टीवी, आप एक ही वक्त में मल्टीपल चैनल्स देख रहे हैं, आप मल्टीपल डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो आपके पास सारी की सारी क्या होती है, वो आपकी ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन होती है। तो आप ये देखेंगे ये आपके पास एक चैनल है, ये आपके पास सोर्स है, ये आपके पास डेस्टिनेशन है, यहां से आप डाटा को मूव कर रहे हैं। ये आपके पास एक डिजिटल सिग्नल है जो आप मूव कर रहे हैं, क्योंकि जब भी बेसबैंड कम्युनिकेशन की बात होगी तो ध्यान में रखें कि वो आपके पास डिजिटल कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि बेसबैंड कम्युनिकेशन सिर्फ डिजिटल कम्युनिकेशन को ही यूज करती है। ये बात यहां तक हमने देख ली। चैनल क्या है, चैनल वो मीडियम है। हमने जो 5 कंपोनेंट्स देखे थे लेक्चर नंबर 2 के अंदर, कि एक सोर्स होता है, एक डेस्टिनेशन होता है, एक मीडियम होता है, एक आपका प्रोटोकॉल होता है, और एक आपका डाटा होता है, आपका इंफॉर्मेशन होती है जो आप ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। तो चैनल वो मीडियम है। अब वो मीडियम आपका गाइडेड भी हो सकता है और अनगाइडेड भी हो सकता है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि गाइडेड मीडिया जो आपका गाइडेड मीडिया क्या होता है और आपका अनगाइडेड मीडिया क्या होता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास इसमें नेक्स्ट चीज आ रही है वो क्या आ रही है कि ए डिजिटल सिग्नल इज अ कंपोजिट एनालॉग सिग्नल विद एन इनफाइनाइट बैंडविड्थ। कि जितने भी मैं नोट लिख के साथ लाता हूं ना, जो नोट में ये आपके कंसेप्ट्स हैं, इनको आप याद रखें। आप जब भी लेक्चर मेरा सुने, इसको आप पढ़ें, तो आप इन नोटिंग वाले जो पॉइंट्स हैं इनको अच्छी तरीके से देखें, क्योंकि ये एक जब आप चैप्टर नंबर 3 को रीड करेंगे तो ये एज सच एक पूरी समरी है जो मैं 1 लाइन में आपके लिए इसको शॉर्ट करके लाता हूं। कि तो ये आपको पता होना चाहिए कि ए डिजिटल सिग्नल इज अ कंपोजिट एनालॉग सिग्नल विद एन इनफाइनाइट बैंडविड्थ। अब इनफाइनाइट बैंडविड्थ क्या है, उसकी लिमिट कोई नहीं है। आपको ये नहीं पता कि 20 मेगाबाइट्स है, 30 मेगाबाइट्स है, 50 मेगाबाइट्स है। कितनी बैंडविड्थ आप ऑक्यूपाई कर रहे हैं, आपको बैंडविड्थ का नहीं पता कि आप उसमें कितनी बैंडविड्थ जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं। ये एक की पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास बैंडविड्थ होते हैं ऑफ 2 लो पास चैनल्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 लो पास चैनल्स हैं। एक तो ये देख रहे हैं, ये नंबर 1 है, और ये आपके पास ये नंबर 2 है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि आपके पास क्या हो रहा है कि ये आपके पास एक एम्पलीट्यूड आ रहा है, ठीक है जी। ये आपके पास 0 एंड इट्स फ्रीक्वेंसी f1, और ये आपका जो एम्पलीट्यूड है वो ये आपका एम्पलीट्यूड है।
अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि ये जो आपके पास एम्पलीट्यूड आपका आ रहा है, ये आप देख रहे हैं कि ये जीरो से, ये जीरो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये F1 है, ये इसका एम्पलीट्यूड है, और ये क्या है आपके पास, लो पास चैनल वाइड बैंडविड्थ। यहाँ पे जो आपके पास बैंडविड्थ है वो वाइड है। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास जो बैंडविड्थ है ये वाइड बैंडविड्थ है, ये आपके पास वाइड बैंडविड्थ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं लो पास चैनल नैरो बैंडविड्थ, यहाँ आप देख रहे हैं कि आपके पास जो बैंडविड्थ है इट्स नैरो। तो ये दो आपके पास डिफरेंट बैंडविड्थ हैं, दो चैनल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लो पास चैनल वाइड बैंडविड्थ एंड लो पास चैनल नैरो बैंडविड्थ। तो यहाँ पे जो आपके पास है, एक आपका वाइड बैंडविड्थ के साथ है, ठीक है, और दूसरा आपके पास जो है वो नैरो बैंडविड्थ है, लेकिन चैनल दोनों आपके जो है लो पास है। ये बात याद रखिएगा, चैनल जो है वो दोनों के दोनों आपके पास क्या है, वो लो पास चैनल है, लेकिन जो बैंडविड्थ है, एक में जो आपके पास बैंडविड्थ है वो वाइड बैंडविड्थ है, और एक में आपके पास जो है वो आपके पास नैरो बैंडविड्थ है। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि चैनल आपका सेम भी हो सकता है, यानी देखिए दोनों केसेस में लो पास चैनल्स हैं, लेकिन एक में बैंडविड्थ आपकी वाइड है और दूसरे में आपके पास जो बैंडविड्थ है वो आपकी नैरो बैंडविड्थ है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं बेसबैंड ट्रांसमिशन यूजिंग अ डेडिकेटेड मीडियम। अब देखेंगे डेडिकेटेड मीडियम से क्या मुराद है कि मैं अगर जाता हूं और मैं अपने सर्विस प्रोवाइडर से कहता हूं कि मुझे DSL का 4 MB का डेडिकेटेड लिंक दे दें। तो डेडिकेटेड लिंक से ये मुराद है कि अब जो है कि आपने अगर घर पे अगर आप जो है यूज़ करें DSL, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो सामने आपने देखा होगा कि अक्सर दिन के वक्त आपका DSL जो है थोड़ा जो है वो थोड़ा सा फास्ट नहीं चल रहा होता, स्लो चल रहा होता है, क्योंकि नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ज़्यादा उस चैनल को यूज़ कर रहे होते हैं। माइट भी एक चैनल है बैंडविड्थ का 10 मेगाबाइट्स, उसको अगर 100 यूजर यूज़ करेंगे तो आपको स्पीड कुछ और मिलेगी, उसको अगर 50 यूजर्स जो है यूज़ करेंगे तो आपको जो है स्पीड कुछ और मिलेगी, उसको अगर 200 यूजर्स यूज़ करेंगे तो आपको स्पीड कुछ और मिलेगी। लेकिन अगर आप डेडिकेट की बात कर देते हैं कि भाई मुझे डेडिकेटेड लिंक चाहिए, इन चाहे यूजर कम हो ज्यादा हो, तो वो आपके लिए एक स्पेसिफिक लिंक क्रिएट कर देते हैं बैंडविड्थ का कि लाइक 4 मेगाबाइट्स आपको चाहे टाइम 10 है चाहे 11 है, जिस टाइम भी आप कहेंगे आपको जो बैंडविड्थ मिलेगी वो डेडिकेटेड बैंडविड्थ मिलेगी। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, बेसबैंड ट्रांसमिशन यूजिंग अ डेडिकेटेड मीडियम, कि अब आपने उसके लिए जो बेसबैंड ट्रांसमिशन आप यूज करने हैं और आपने मीडियम फिक्स कर देना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपके पास जो फर्स्ट डायग्राम आती है आपके पास, इनपुट सिग्नल बैंडविड्थ, ठीक है, ये और ये आप देख रहे हैं ये बेसबैंड सपोर्टेड बाय मीडियम। इसमें एक आपके पास क्या है, एक आपके पास जो फ्रिक्वेंसी है 1 है, और ये आप देख रहे हैं ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आउटपुट। आप ये देख रहे हैं कि ये यहाँ पे आप ये सिग्नल इनपुट कर रहे हैं, ये आपके पास वो चैनल है जिसके थ्रू, ये आपका C वो चैनल है जिसके थ्रू आप, ये वाइड बैंडविड्थ चैनल है, और ये आपके पास वो सिग्नल है जो आप यहाँ पे ट्रांसमिट कर रहे हैं, ये आपका वो आउटपुट सिग्नल है जो आपका ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये आपको बात समझ आएगी कि इनपुट इस डायग्राम में जो हमने ये चीज़ आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि इनपुट सिग्नल बैंडविड्थ किस तरह हो रही है, फिर बैंडविड्थ जो है वो चैनल क्या चीज़ है, और उसकी आउटपुट क्या आ रही है, वो किस तरीके से आगे सेंड की जा रही है। देन अगेन एक नोट, यहाँ पे एक और की पॉइंट, वो की पॉइंट क्या है कि बेसबैंड ट्रांसमिशन ऑफ अ डिजिटल सिग्नल दैट प्रिजर्व्स द शेप ऑफ द डिजिटल सिग्नल इज पॉसिबल ओनली इफ वी हैव अ लो पास चैनल विद एन इनफाइनाइट और वेरी वाइड बैंडविड्थ। जो की पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बेसबैंड ट्रांसमिशन ऑफ अ डिजिटल सिग्नल, जो बेसबैंड ट्रांसमिशन है एक डिजिटल सिग्नल की, दैट प्रिजर्व करती है द शेप ऑफ द डिजिटल सिग्नल इज पॉसिबल ओनली इफ वी हैव, वो तब पॉसिबल है। अब यहाँ पे क्या चीज है कि वो पॉसिबल एक अब है, ये चीज जो है, ये चीज आप जरा ये, इफ वी हैव अ लो पास चैनल विद एन इनफाइनाइट आर वेरी वाइड बैंडविड्थ, कि जब हम बात करते हैं कि इफ वी हैव अ लो पास चैनल
विद एन इनफाइनाइट आर वेरी वाइड बैंडविड्थ, तो उस केस में वो आपका पॉसिबल है, वरना वो आपका पॉसिबल नहीं है। यहां पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल जो है इसको वैसे तो हम अगर हम देखें तो ये जो चैप्टर नंबर 14 है, क्योंकि देखें बेटा ये जो कोर्स है ये सम टॉपिक किसी के साथ लिंक है, सब किसी के साथ लिंक है, लेकिन अभी मैं आपको साथ साथ चीज़ें बताऊंगा और जब उन चैप्टर्स में जाएंगे तो फिर हम इनको बहुत डिटेल में देखेंगे। जब हम इसको डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14 जो लोकल नेटवर्क है, तो वहाँ पे आप उसको इन डेप्थ भी इस चीज़ को देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो कम्युनिकेशन गया, देखें यहाँ पे हम इस चीज़ जिस तरह हमने लेस पढ़ी थी तो वहाँ पे आपने देखा था कि हमने उसमें राउटिंग में देखी, लेकिन हमने ये सिर्फ देखा कि राउटिंग किस लेयर पे काम करती है, राउटिंग होती क्या है, राउटिंग कैसे की जाती है, राउटिंग की टाइप्स क्या है, वो हम राउटिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे। हमने ये कहा कि नेटवर्क लेयर के ऊपर दो टास्क होते हैं, एक पास सिलेक्शन होती है, एक राउटिंग होती है। अब राउटिंग क्या होती है और पास सिलेक्शन, दूसरा हमने कहा था कि लॉजिकल आईपी एड्रेसिंग। तो आज भी जो आपका चैप्टर है आईपी एड्रेसिंग का, वो पूरे का पूरा चैप्टर एक है जो हम डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर राउटिंग का है वो हम जाके राउटिंग में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे उस चैप्टर में आपको क्या ऑब्जेक्टिव था पढ़ाने का कि जो आपकी लेयर्स हैं उनकी वर्किंग क्या है। वहां पे आपको लेयर्स का ऑब्जेक्टिव बताना था, वहां पे आपको राउटिंग नहीं सिखाना था, वहां पे आपको आईपी एड्रेसिंग नहीं पढ़ानी थी, वहां पे आपको ट्रांसमिशन नहीं पढ़ानी थी, वहां पे आपको बेसबैंड कम्युनिकेशन नहीं करवानी थी। तो इसलिए इस चैप्टर का कंसर्न क्या है कि जो जो कम्युनिकेशन के हवाले से है, कि जो एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन के हवाले से है, हमने वो चीजें डिस्कस करनी है। अब जो लैन किस तरह बनते हैं, वैन, वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे और वहाँ पे हम उनको इन डिटेल करेंगे। लेकिन कुछ टॉपिक्स को समझने के लिए कुछ चीज़ें हमें आपस में कोरिलेट करनी पड़ती हैं। मैं अगर उन चीज़ों को वहाँ से बिल्कुल इग्नोर कर दूंगा तो आपको वो कंसेप्ट सही तरीके से जो है समझ नहीं आएगा। दैट्स वाई हमने यहाँ पे इसको लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया है कि इसको हम चैप्टर नंबर 14 में इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। तो हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। An example of a dedicated channel where the entire bandwidth of the medium is used as one signal, one single channel, the LAN. Almost every wired, आप देखें एक वायरलेस नेटवर्क भी होता है, वायर्ड भी होता है। Wired LAN today uses a dedicated channel for two stations communicating. देखें अगर आपके पास ये हम कहते हैं PC1 है, ये अगर हम कहते हैं ये PC2 है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये आपके पास दो डायग्राम है, एक आपके पास PC1 है, एक आपके पास PC2 है। तो ये जो आपके पास PC1 है और ये आपके पास जो PC2 है, ये आपके दो कंप्यूटर्स हैं। ये PC1 कम्युनिकेट कर रहा है PC, तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरी वाइड, तो ये वाइड है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपके पास वाइड नेटवर्क है। तो यहाँ पे हमने क्या बात की है कि ऑलमोस्ट एवरी वाइड लैन टुडे यूजेज आ डेडिकेटेड चैनल फॉर टू स्टेशन कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर इन अ बस टोपोलॉजी लैन विद। अब हमने टोपोलॉजी पढ़ चुके हैं, अब आपको यहाँ पे याद, अगर आप साथ साथ ये लेक्चर्स नहीं सुनेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर समझ ही नहीं आएगा। तो बस क्या थी, रिंग क्या थी, मैश क्या थी, आपकी हब क्या थी, आपकी स्टार टोपोलॉजी क्या थी, ये हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको यहाँ पता होना चाहिए कि बस टोपोलॉजी क्या थी। एंड बस टोपोलॉजी लैन विद मल्टी पॉइंट, बस टोपोलॉजी एक लैन है, उसमें मल्टी पॉइंट लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल हम उसकी डायग्राम आपको यहाँ बना के भी दे देता हूँ। ये एक सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है, ये तीसरा सिस्टम है, ये चौथा सिस्टम है, एंड सो ऑन। तो आप ये देख रहे हैं इन अ बस टोपोलॉजी लैन विद मल्टी पॉइंट कनेक्शंस only two stations can communicate with each other at each moment at in time sharing. जब भी वो कम्युनिकेट करेंगे, वो दो सिस्टम कम्युनिकेट करेंगे, the other station need to refrain from sending data
In a star topology LAN, the entire channel between each station at the hub is used for communicating between these two entities. अब देखें जो स्टार थी, हमने क्या यहाँ पे उसी डायग्राम बनाते हैं, तो स्टार में क्या था कि ये आपकी हब थी और ये आपके डिफरेंट पीसेस थे। तो अब कम्युनिकेशन आपकी बस में भी हो सकती है, रिंग में भी हो सकती है, स्टार में। लेकिन अब हमने वहाँ पे ये डिस्कस किया था कि बस के क्या ड्रॉबैक हैं, रिंग के क्या ड्रॉबैक हैं, जो आपकी स्टार टोपोलॉजी है उसके क्या ड्रॉबैक हैं, बेनिफिट्स के हैं। तो ये आपने यूज़र की रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि यूज़र की फर्स्ट चीज़ तो में देखने कि यूज़र की क्या नीड है, यूज़र क्या चाहता है। फिर आप देखेंगे कि ये यूज़र की रिक्वायरमेंट है, फिर उसकी कास्ट, किस में कास्ट कम लगेगी, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क डिज़ाइन करने की तरफ चाहते हैं तो फिर आपको बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कास्टिंग देखनी है, यूज़र की नीड्स देखनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, वो सर्विस भी वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है। इन तमाम चीज़ों को देख के आप एक नेटवर्क डिज़ाइनिंग की तरफ जाते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की तरफ जाते हैं। यहाँ पे अब हम एक देख रहे हैं कि रफ एप्रोक्सीमेशन ऑफ अ डिजिटल सिग्नल यूजिंग द फर्स्ट हार्मोनिक फॉर वर्स्ट केस। अब देखें बैंडविड्थ क्या है, इज इक्वल टू n/2, 0, n/4, n/2, ये आपकी एक है। अब यहाँ देखें कि यहाँ पे हम डिफरेंट चीज़ें देख रहे हैं, डिजिटल बिट रेट n। अब ये देखें फिर इसमें आपके पास क्या एनालॉग में क्या है, f0 है, P इक्वल टू 180 है। तो ये आपकी डिफरेंट डायग्राम्स यहाँ पे हमने बनाए हुए हैं। ये आपकी बुक में हार्मोनिक चार्ट भी दिया हुआ है, उस चार्ट की वैल्यूज देख के ये उसने ए सेक्शन A, B, C एंड D ये डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे शो की हुई हैं कि आप इसमें देखें, इसमें आपकी इसमें क्या फ्रिक्वेंसी है, इसमें n/4 है, इसमें क्या फ्रिक्वेंसी है, इसमें n/2 है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो डायग्राम्स हैं, जो कर्व्स बन रही हैं, 0 के साथ किस तरह बन रही है, n/4 के साथ किस तरह बन रही है, n/2 के साथ किस तरह बन रही है और फिर n/4 के साथ किस तरह बन रही है। तो अब इसके साथ इसकी क्या है, ये आपकी डिजिटल बिट रेट है, ये आपकी डिजिटल बिट रेट है, यानी ये एक एक डायग्राम है। इसके साथ ये आपकी एनालॉग है और ये सॉरी ये आपकी डिजिटल है, ये एनालॉग है, ये 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 आपके पास यहाँ पे क्या है, ये डिजिटल है, ये एनालॉग है। तो ये डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के साथ हमने लास्ट देखा था कि इनको ड्रॉ कैसे करते हैं, बैंडविड्थ कैसे निकालते हैं, आप फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं। इस तरीके से आप इन तमाम चीज़ों को जो है वो आप शो कर सकते हैं, इनको ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि सेमुलेटिंग, हम यहाँ सेमुलेट कर रहे हैं सेमुलेटिंग आ डिजिटल सिग्नल विद फर्स्ट 3 हार्मोनिक्स। जो पहले 3 हार्मोनिक्स हैं उनको हम डिजिटल में शो कर रहे हैं, 0, n/4, n/2, 3n/4, 3n/2, 5n/4। ये आपके पास क्या चल रही है, ये आपकी सारी की सारी फ्रिक्वेंसी चल रही है, ये एम्पलीट्यूड चल रहा है। ये बैंडविड्थ आपके पास क्या थी, 5n/2। ये आपके पास क्या है कि ये आपकी बैंडविड्थ थी 5n/2। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपके पास एक डिजिटल बिट रेट चल रहा है 0, 1। ये आपके पास 0 था, फिर ये 1 हुआ, फिर ये आपके पास 0 है, ठीक है। ये आपके पास एनालॉग चल रहा है, ये भी एनालॉग चल रहा है। इसमें आपकी फ्रिक्वेंसी n/2 है, इसमें n/2, 3n/2। तो ये आपकी कर्व इस तरह की कुछ कर्व बन जाएगी। तो ये आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे सिग्नल्स ड्रॉ करने की, जितनी कैलकुलेशन करेंगे, तो ये आप वेरी इजीली आप इन तमाम को ड्रॉ भी कर सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पे आपके पास फिर एक नोट आता है, वो इसमें क्या कंसेप्ट है कि इन बेसबैंड ट्रांसमिशन द रिक्वायर्ड बैंडविड्थ इज प्रोपोर्शनल टू द बिट रेट। इफ वी नीड टू सेंड बिट्स फास्टर वी नीड मोर बैंडविड्थ। इज वेरी सिंपल। देखिए आपके पास पानी का एक नल है, अगर वो 0.25 इंच का है, आप उसको ओपन करते हैं तो जो और आपका जो पानी की बोतल है वो अगर 1.5 लीटर की है तो वो माइट भी 10 सेकंड ले, 20 सेकंड ले। अगर वो जो आपका नल है वो अगर 1 इंच का है या 2 इंच का है तो अब वही बोतल आपकी यानी कैपेसिटी 1.5 ही है जो आपने फिल करनी है, लेकिन पानी आपका फास्ट होगा। तो बैंडविड्थ से क्या मुराद है कि आपका जो जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होगी आप उतना ज्यादा डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं।
जितनी कम बैंडविड्थ होगी उतना कम डाटा ट्रांसमिट करते हैं। तो बैंडविड्थ आप जब भी यूज करते हैं जितनी मैक्सिमम बैंडविड्थ होगी उतना फास्ट डाटा सेंड होगा। तो यहाँ पे की पॉइंट क्या है कि इफ वी नीड टू सेंड बिट्स फास्टर वी नीड मोर बैंडविड्थ। आप जितना फास्ट डाटा सेंड करना चाहते हैं आपको उतनी ज्यादा बिट्स आपको उसमें रिक्वायर्ड होंगी। तो ये वो चार्ट है जो हम, अगर आप इस डायग्राम में जो हम बार बार बात कर रहे हैं हार्मोनिक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी हमने बात की हार्मोनिक्स की बात की, तो ये वो चार्ट है हार्मोनिक्स का, आपकी बुक में गिवन है। बिट रेट आपको गिवन है कि अगर एन आपका जो है वो 1 किलोबिट्स पर सेकंड है तो बी आपके पास अगर यहाँ पे 5 हर्ट्ज है तो इसका हार्मोनिक्स अगर 1 और 3 देखें तो क्या आएगा 1.5 आएगा, अगर 1 3 5 देखें तो क्या आएगा 2.5 आएगा, अगर 10 है तो 5 है, 15 है 25। तो ये आपकी वो बैंडविड्थ आपके बुक में ये टेबल दिया हुआ है। तो ये इस टेबल को अपने जहन में रखना है जब आपने इसमें मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स करने हैं, चीज़ें कैलकुलेट करनी है, तो इन तमाम चीज़ों को आप जो है वो यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं इसके कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, हम उन क्वेश्चन को देखते हैं, न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। What is the required bandwidth of a low pass channel if we need to send 1 megabits per second by using baseband transmission? आपको जो कितनी बैंडविड्थ आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है, अगर लो पास चैनल है और आपने 1 मेगाबिट्स पर सेकंड सेंड करना है यूजिंग बेसबैंड ट्रांसमिशन, जो आपने क्या यूज करनी है बेसबैंड ट्रांसमिशन यूज करनी है। तो इसका जो आंसर है the answer depends on the accuracy desired. the minimum bandwidth जो आपकी minimum bandwidth है is b, bit rate क्या होगा आपके पास bit rate divided by 2 और ये आपके पास क्या है 5 किलोवाट्स है, यानी जो आपके पास minimum bandwidth है वो b है, bit rate divided by 2 है, ये आपके पास ये 5 हर्ट्ज है। तो ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, ठीक है, कि bit rate पे आपने डिवाइड बाई 2 कर दिया और ये आपके पास क्या आ गया। A better solution is to use the first and the third. अब देखें बेटा यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये आपने हार्मोनिक्स देखनी है, यहाँ पे फर्स्ट क्या था ये था, सेकंड क्या यहाँ पे हमने आप ये देख रहे हैं यहाँ पे हमने क्या यूज किया 500, तो हमने इस हार्मोनिक को यूज किया, ठीक है। यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं 1.3 वाले, यहाँ पे जो हमने ये और ये, ठीक है जी, आपने इनको यूज किया। A better solution is to use the first and the third. आपने इसमें यूज किया b is equal to 3 into 500, तो ये आ गया। And still a better solution to use the first, third and fifth. तो आप ये देखें यहाँ पे आपने फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, तो ये आपके पास डिफरेंट केसेस हैं। ये टेबल आपको गिवन होगा अगर आपके क्वेश्चन में कोई इस तरह का, अगर आपके एग्जाम में कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है तो टेबल आपके पास गिवन होगा और इसके किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, वो आप उस टेबल को यूज करते हुए इनके आंसर्स फाइंड कर सकते हैं। गॉट इट। नाउ यहाँ पे हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि वी हैव अ लो पास चैनल बैंडविड्थ 100 किलोहर्ट्ज, व्हाट इज द मैक्सिमम बिट रेट ऑफ दिस चैनल। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया कि जो आपके पास वी हैव अ लो पास चैनल with bandwidth 100 kilohertz, what is the maximum bit rate of this channel। तो यहाँ पे आपको एक चैनल जो है वो लो पास है, बैंडविड्थ आपको गिवन है, पूछा क्या गया आपसे कि व्हाट इज द मैक्सिमम बिट रेट ऑफ दिस चैनल। सो इसकी जो सोल्यूशन होगी, द मैक्सिमम बिट रेट कैन बी अचीव्ड इफ वी यूज द फर्स्ट हार्मोनिक। अगर हम फर्स्ट हार्मोनिक को यूज करते हैं, जो आपने लास्ट टेबल में देखा है कि जो आपके डिफरेंट टाइप के हार्मोनिक्स हैं उसमें से अगर आप पहले हार्मोनिक को यूज करते हैं तो द बिट रेट इज 2 times द अवेलेबल बैंडविड्थ आर 200 किलोबिट्स। अब जस्ट गो बैक इन द स्लाइड्स, आप ये देखें ये आपका फर्स्ट हार्मोनिक है, तो यहां से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन वो आपने जो टेबल है वो टेबल आपने माइंड में रखना है, उस टेबल को यूज करते हुए आप ये इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे हम बात करते हैं बैंडविड्थ ऑफ अ बैंड पास चैनल। आपके पास एक चैनल है जिसकी बैंडविड्थ है, ठीक है, बैंडविड्थ ऑफ अ बैंड पास चैनल, यानी बैंड पास जो चैनल है ये एम्पलीट्यूड है, ये आपकी फ्रिक्वेंसी 1 है, ये फ्रिक्वेंसी 2 है, तो ये वो आपका बैंड पास चैनल है। अगर आप देखें ये आपके पास वो बैंडविड्थ
बैंड पास चैनल है जो आप यूज करते हैं अपनी बैंडविड्थ को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे इस डायग्राम में क्या चीज बताया जा रहा है कि बैंडविड्थ ऑफ अ बैंड पास चैनल, ये आपकी फ्रिक्वेंसी जा रही है, ये आपकी एम्पलीट्यूड है, ये F1 F2 ये बैंडविड्थ, ये वो चैनल है जिसके ऊपर आप अपना रियल डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, डाटा को सेंड कर सकते हैं, डाटा को रिसीव कर सकते हैं एंड सो ऑन। नेक्स्ट अगेन एक नोट, यहाँ पे की पॉइंट आता है हमारे पास। वो की पॉइंट क्या है? इफ द अवेलेबल चैनल इज अ बैंड पास चैनल, वी कैन नॉट सेंड द डिजिटल सिग्नल डायरेक्टली टू द चैनल। इफ द अवेलेबल चैनल इज द बैंड पास, अगर जो आपका चैनल है वो बैंड पास चैनल है, वी कैन नॉट सेंड द डिजिटल सिग्नल डायरेक्ट टू द चैनल। We need to convert the digital signal to an analog signal before transmission। यहाँ पे जो आपके पास की पॉइंट आ रहा है वो की पॉइंट क्या आ रहा है कि if the available channel, जो आपका चैनल है वो एक बैंडविड्थ चैनल है, तो हम यहाँ पे अब की पॉइंट क्या है कि we cannot send, हम जो अपना डाटा है डिजिटल वो सेंड नहीं कर सकते डायरेक्टली ऑन दैट चैनल। सो व्हाट वी विल डू, वी नीड टू कन्वर्ट द डिजिटल सिग्नल टू एन एनालॉग। हमने अपने डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना है। आफ्टर दैट कन्वर्जन वी कैन ट्रांसमिट दैट डाटा ऑन दैट चैनल। यहां पे हमारे पास मॉड्यूलेशन ऑफ अ डिजिटल सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन ऑन अ बैंड पास चैनल। यहां पे जो हमारे पास कुछ चीजें आई हैं कि वो मॉड्यूलेशन, ठीक है, इसमें क्या चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, मॉड्यूलेशन ऑफ अ डिजिटल सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन ऑन अ बैंडविड्थ चैनल। कि आपके पास बैंडविड्थ, आप ये देखें, ये आपके पास इनपुट आ गई, ये आपके पास डिजिटल सिग्नल है, ये आपके पास डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर है। लाइक जिस तरह हम के ज़माने में यूज करते थे मॉडेम, ठीक है, मॉडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। हम मॉडेम क्यों यूज करते थे? क्योंकि आपके पास जो कंप्यूटर था, जो लैपटॉप था, वो डिजिटल कम्युनिकेशन समझता था, वो 1-0 को समझता था, ठीक है, उसको नहीं पता था कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है। लेकिन टेलीफोन लाइंस आपकी एनालॉग थी, अब वो हम उसको कैसे मैच करते? तो जो मॉडेम का काम था कि वो क्या करता था कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता था, और डिजिटल सिग्नल को जो वापस एनालॉग में, तो हम जब मॉड्यूलेट की बात करते थे, जब वो मॉड्यूलेट करता था तो एनालॉग से डिजिटल, जब डीमॉड्यूलेट करता था तो डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट करता था। तो बेसिकली वो एक कन्वर्टर था जो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर के तौर के ऊपर काम कर रहा था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो इस डायग्राम में ये आपके पास एक इनपुट डिजिटल सिग्नल है, यहाँ पे आपके पास वो कन्वर्टर आ गया, उस कन्वर्टर ने इसको कन्वर्ट किया। तो अब आप ये देखेंगे ये इनपुट एनालॉग सिग्नल बैंडविड्थ है। आप ये देखें, ये आपके पास ये देखें, ये आपके पास यहाँ पे ये फ्रिक्वेंसी 1 है, ये 2 है, ये आप उसने इनपुट एनालॉग सिग्नल कर दिया। यानी ये आपके पास एक डिजिटल सिग्नल था, इस डिजिटल सिग्नल को इसने एनालॉग किसने कन्वर्ट किया? इसने, ये जो आपका मॉड्यूलेटर है इसने कन्वर्ट कर दिया एनालॉग से डिजिटल। अब वापस आप देखें कि यहाँ पे क्या है, ये आपके पास क्या है? एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। ये क्या था? ये डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर था। यहाँ पे आपके पास इसने क्या किया है कि जो आपके पास यहाँ पे आप क्या हो रहा था, आप देखेंगे यहाँ सिग्नल इन हो रहा है, ये इन हो रहा है, यानी आपने डिजिटल सिग्नल को इसमें डाला और इस मशीन ने उसको वापस कन्वर्ट कर दिया, आपका किस सिग्नल में कर दिया? एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जबकि आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमने जो वापस आपका एनालॉग सिग्नल था इसको आपने इस कन्वर्टर में डाला, इस कन्वर्टर ने वापस इसको एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो जो आपके पास मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है, एक क्या काम कर रहा होता है? वो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा होता है, और दूसरा क्या कर रहा होता है? वो डिजिटल से उसको एनालॉग में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो ये आपके पास मॉड्यूलेशन थी कि जो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर एंड एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, क्यों वाइस वर्सा आप इसको कह सकते हैं। ये आपके पास वो बैंडविड्थ थी कि F1 F2, और ये आपके पास वो बैंडविड्थ चैनल था जिसको आप इसमें यूज कर रहे थे। नेक्स्ट आपके पास जो इसमें आता है क्वेश्चन,
An example of broadband transmission using a modulation is the sending of computer data through a telephone subscriber line, the line connecting a resident of the central telephone office. These lines are designed to carry voice with the limited bandwidth. Why we are using these lines are designed, आप ये देखें, ये चीज देखें, limited bandwidth. The channel is considered a band pass channel. हम convert करेंगे the digital signal from the computer to analog signal. यहाँ पे ये चीज फिर अहम है. And send for analog signal. We can install 2 converters to change the digital signal to analog signal and vice versa. At the receiving end, the converter in this case is called a modem, जिसको हमने पहले यहाँ पे यूज किया, modulator, demodulator. We will discuss in chapter number 5 in detail. इनको हम चैप्टर 5 में इन डिटेल भी डिस्कस करेंगे. यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा इसका कंसेप्ट बता दूं कि जो मॉड्यूलेटर है और डीमॉड्यूलेटर है, यानी मॉड्यूलेटर आपका क्या होता है, वो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन कर रहा होता है, और जो आपके पास वो मॉडेम है, ठीक है. तो अब हमने बात बड़ी सिंपल सी है कि वो कहता है कि मैंने कंप्यूटर के साथ मॉडेम यूज किए, मैंने ट्रांसमिशन करनी है. डेफिनेटली अब टेलीफोन लाइन आपकी एनालॉग है, कंप्यूटर समझता है डिजिटल, तो आपको ऐसी कौन सी डिवाइस चाहिए, आपको मॉडेम चाहिए जो एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट कर दे और डिजिटल से वापस उसको एनालॉग कन्वर्ट कर दे. तो यहाँ पे जो आपको जो डिवाइस चाहिए होगी वो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर चाहिए होगा. नेक्स्ट आपके पास जो एग्जांपल है, इस सेकेंड एग्जांपल इज द डिजिटल सेलुलर टेलीफोन. आपके पास आपका मोबाइल फोन है. फॉर बेटर रिसेप्शन डिजिटल सेलुलर फोन कन्वर्ट्स द एनालॉग वॉइस signal to digital signal. See chapter number 16. We will discuss in chapter number 16. लेकिन यहाँ पे कुछ कंसेप्ट आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि हम थोड़ा क्लियर कर लें. Although the bandwidth allocated to a company providing digital cellular phone service is very wide, we still cannot send the digital signal without conversion. अब हमने अगर उसको कन्वर्ट करना है तो हम डायरेक्टली सेंड नहीं कर सकते. द रीजन इज दैट वी ओनली हैव अ बैंड पास चैनल अवेलेबल बिटवीन कॉलर एंड कॉली. कॉलर जो कॉल कर रहा है, कॉली जो कॉल रिसीव कर रहा है. वी नीड टू कन्वर्ट द डिजिटाइज वॉइस टू अ कंपोजिट एनालॉग सिग्नल बिफोर सेंडिंग. प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज दैट कि जो हमारे पास बेटर रिसेप्शन के लिए हम डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जी. अब हमने इसको, अब इसकी सोल्यूशन क्या है कि वो क्या कहता है कि हमें क्या चाहिए, एक ये हमारी सोल्यूशन भी आ गई इसी क्वेश्चन के अंदर. अब प्रोसेस क्या है, वी विल डिस्कस इन चैप्टर नंबर 16 कि हम कैसे कर सकते हैं, मैथमेटिक्स क्या है उसकी, ठीक है, उसका इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या यूज है, उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स यूज होंगे, वो हम चैप्टर नंबर 16 में देखेंगे. लेकिन यहाँ पे आपको बात समझ आ गई कि ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी और ये सोल्यूशन थी कि वो बेटर रिसेप्शन चाहता है, बेटर वॉइस क्वालिटी चाहता है, तो उसको क्या चाहिए, उसको कन्वर्ट करना चाहिए डिजिटल वॉइस को कंपोजिट एनालॉग सिग्नल के थ्रू बिफोर सेंडिंग. सेंड करने से पहले वो उसको कन्वर्ट करे. इसके बाद हमारे पास जो चीज आ जाती है वो आ जाती है ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट. ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट क्या होती है, ठीक है, सिग्नल्स ट्रेवल थ्रू ट्रांसमिशन मीडिया विच आर नॉट परफेक्ट. जो सिग्नल्स आपके ट्रांसमिट होते हैं वो अगर परफेक्ट नहीं है, द perfection causes signal impairment. This means that the signal at the beginning of the medium is not the same as the signal at the end of the medium. What is sent is not what is received. These causes of impairment, distortion, noise and attenuation. देखिए क्वेश्चन इज दैट कि आप ये बात ये कह रहे हैं कि जो आप डाटा सेंड करते हैं इन द स्टार्ट, जब वो रिसीव होता है तो वो क्वालिटी वो नहीं होती. मैं आपसे पूछ रहा हूं, यस, आपसे अगर क्वेश्चन किया जाता है कि ये आपको न्यूमेरिकल समझ आ गया मैंने, या आपसे ये मैं एक सिंपल चैट मैसेज आपको फोन पे कहता हूं, हाय हाउ आर यू,
अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। जब मैं ये बात करता हूँ तो ये मैंने ट्रांसमिट किया, लेकिन अगर आपको रिसीविंग एंड के ऊपर ये बात समझ नहीं आती कि मैंने क्या मैसेज सेंड किया है, तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। यहाँ पे हम ये देखें कि वो कहता है कि द सिग्नल इज द बिगिनिंग ऑफ द मीडियम इज द नॉट सेम एट द एंड ऑफ द मीडियम। ये इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। ये जो इश्यूज आते हैं नॉइज़ के आ जाते हैं। बाज़ आप टेलीफोन कर रहे होते हैं, आपको उसमें से नॉइज़ आ रही होती है, तो आप जो बात कर रहे हैं आधा डाटा आधी चीज़ तो नॉइज़ में कन्वर्ट हो जाती है। अब वो जो नॉइज़ में कन्वर्ट हो जाती है उसको नॉइज़ को कैसे रिमूव करें, जो डिसोरेशन है लाइन के अंदर वो कैसे काम करें, इनको अभी हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट क्या हो गई कि जो आपकी वॉइस में, आपकी जो चीज़ों में जो नॉइज़, जो इस तरह के फैक्टर्स, जो पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, उन पैरामीटर्स को कम करने के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या टेक्निक होनी चाहिए, हम उसको किस तरह रिमूव कर सकते हैं, किस तरह काम कर सकते हैं, वो भी हम देखते हैं इसके अंदर। ये आपके पास तीन जो आपके कॉजेज हैं, इंपेयरमेंट कॉजेज क्या है, आपकी अटेनुएशन है, आपकी डिस्टोरेशन है और आपकी नॉइज़ है। ये तीन पैरामीटर्स हैं जो जिस वजह से आप बेचते कुछ है और रिसीव कुछ होता है। ये आपके पास, ये देखें कि ये आपके पास जो है यहाँ पे ये आपका ओरिजिनल सिग्नल था जो हमने सेंड किया। ये आपके पास 1.1 है, ये इसने ट्रांसमिशन मीडियम पे सेंड किया। ये आपका 0.2 है, यहाँ पे ये सिग्नल आपका हुआ। अब ये आपका एम्पलीफायर है, ये सिग्नल को दोबारा से एम्पलीफाई करेगा, तो ये सिग्नल इसके साथ सेम होना चाहिए, इज इक्वल टू होना चाहिए 0.3 पे। तो ये जो आपने सेंड किया तो यहाँ पे आपकी क्या हुआ, ट्रांसमिशन हुआ। अब देखें ये चेंज हो गया, देख रहे हैं ये जो चीज़ है, ये चीज़ और ये चीज़, इसमें आपको डिफरेंस नजर आएगा। तो यहाँ पे एम्पलीफायर ने उसको रेक्टिफाई किया और दोबारा जो आपका जो ओरिजिनल सिग्नल था उसने वही सिग्नल यहाँ पे इसको ट्रांसमिट कर दिया। तो जो आपने यहाँ सेंड किया था इसने उसको वापस उसको रिट्रांसमिट कर दिया। इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि सपोज a signal travel through a transmission medium and its power is reduced to 1/2. This means that P2 is 1/2 P1. In this case the attenuation loss of power, basically जो आपकी attenuation होती है वो क्या होती है, वो loss of power होती है। जो ये आपकी जो पावर है वो कम हो गई है, लॉस हो गई है, कैन बी दो। ये इसका एक मैथमेटिकल फार्मूला है, 10 log 10 P2 by P1, 10 log 10। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि जो आपके पास P1 है वो क्या आपके पास वो 1.2 था, आपने 0.5 दे दिया, P1 दे दिया, तो आपने जो फाइंड कर लिया ये 0.3 डेसिबल्स आपने फाइंड कर लिए, -3 dB। ए लॉस ऑफ 3 dB इज इक्विवेलेंट टू लूजिंग 1/2 द पावर। ये आपने इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इस सिग्नल travels through an amplifier and its power is increased 10 times. This means that P2 is equal to 10 P1. In this case the amplification gain of power can be same वही फार्मूला जो आपने यहाँ यूज किया है, 10 log 10 P2 by P1। एग्जैक्टली आपने ये फार्मूला यहाँ यूज किया। अब आपको क्या क्या चीजें गिवन थी, 10 इधर आ गया, log 10 P2 आपको इसमें गिवन है, वो क्या है 10 है, इसको आपने यहाँ पुट किया 10/1, तो आपके पास क्या आ गया 10 dB आ गया, इसका ये आंसर आ गया। इट्स वेरी सिंपल दिस क्वेश्चन। आप जस्ट इनको घर जाएं, प्रैक्टिस करें, बुक ओपन करें, इनको स्टडी करें। नेक्स्ट आपके पास एक और क्यूरी आ जाती है, वन रीजन दैट इंजीनियर्स यूज द डेसिबल, dB स्टैंड फॉर डेसिबल, to measure the changes in the strength of a signal is that decibel number can be added or subtracted when we are measuring several points cascading instead of just two. In figure 3.27 a signal travels from point 1 to point 4. In this case the decibel value can be calculated। अब ये हम पहले फिगर देख लेते हैं 3.28। ये आपके पास एक फिगर 3.28 है, ये आपका 0.1 है, ये आपका 0.2 है, ये आपका 0.3 है और ये आपका 0.4 है। ये आपके पास -3, ये 7 dB और ये 3 dB। अब आप इसमें देखें तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आपके पास 3, ये 1 हो गया पॉइंट, ये 2 हो गया पॉइंट, ये 3 हो गया पॉइंट। तो ये देखें ये आपके पास 0.1 हो गया,
0.2 हो गया, और ये आपके पास 0.3 हो गया। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपने -3, 7 और आपके पास -3, तो यहाँ पे आपके पास क्या था, -3, 7, -3 इक्वल टू +1। तो जो आपका आंसर यहाँ पे आ गया वो क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। तो देखें ये इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक। आपने यहाँ पे अभी देखेंगे ये डायग्राम थी, इसमें आपके पास डिफरेंट पॉइंट थे, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। तो यहाँ पे आपने -3 डेसिबल दिया, फिर यहाँ पे 7 डेसिबल दिया, फिर यहाँ -3 डेसिबल दिया। तो आपने इस तमाम को कैलकुलेट कर लिया कि -3 + 7 - 3 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्या है कि समटाइम्स द डेसिबल इज यूज्ड टू मेजर सिग्नल पावर in milliwatts. In this case, it is referred to as decibel m and is calculated as decibel m 10 log 10 pm, where pm is the power in milliwatts. Calculate the power of a signal with, तो यहाँ पे आपने क्या फार्मूला आपके पास आ गया कि dBm is equal to 10 log 10 pm is equal to -30। तो ये जो आप देख रहे हैं ये 30 आपने यहाँ पुट किया, ये आपके पास फार्मूला आ गया, और ये आपके पास अभी देखें ये आपने जो -30 था यहाँ पुट किया, तो पीएम क्या आ गया, वो इज इक्वल टू 10⁻3। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप वैल्यूज पुट करें, इनको कैलकुलेट करें, एग्जैक्टली आपको आंसर्स मिल जाएंगे कि आपने। तो डिफरेंट केसेस है, डिफरेंट केसेस के लिए डिफरेंट यहाँ पे मेथड्स हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, द लॉस इन अ केबल, अब आपकी जो केबल है इज यूजुअली डिफाइंड इन डेसिबल्स पर किलोमीटर, डेसिबल पर किलोमीटर इफ द सिग्नल एट द बिगनिंग ऑफ द केबल इज, जो बिगनिंग में क्या है वो 0.3 है, एज अ पावर ऑफ 2 मिलीवाट, व्हाट इज द पावर ऑफ द सिग्नल एज 5 किलोमीटर वाट। अगर 0.3 पे 2 मिलीवाट है तो इस पे क्या होगा, तो ये आपके पास वो फार्मूला आ गया। द लॉस इज द केबल इज डेसिबल, 5 × -10⁻³ इज इक्वल टू -1.5 भी आ गया। आपने क्या किया कि यहाँ पे P2 डिवाइड बाई P1, तो अब आपके पास जो आपकी वैल्यूज आ रही हैं कि अब ये देखेंगे ये आपने माइनस इसको इसमें पुट कर दिया, और ये आपने इसको कैलकुलेट कर दिया, तो P2 क्या आ गया आपके पास 1.95। तो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करें, फाइंड करें। कंसेप्ट आपको जब तक क्लियर नहीं होगा कि डेसिबल्स क्या है, कन्वर्जन क्या है, ये आपके पास डिस्टोरेशन है। डिस्टोरेशन क्या होती है कि आप ये देखेंगे ये एट द सेंडर है, आपने यहाँ पे ये सेंड किया, या ये गया ये सेंड किया, ये कंप्रेस होता क्या है कि कंपोनेंट एट द, जो आपने ये आपके पास कंप्यूटर सिग्नल था और ये आपके पास वापस रिसीव हुआ, तो इसके रिसीविंग के अंदर जो आपकी डिस्टोरेशन होती है वो उसकी डेफिनेशन क्या है कि वो आपका जो डाटा डिस्ट्रॉय हो रहा है, कहाँ जा रहा है, किस तरह जा रहा है। तो ये आपके पास एक कंपोजिट सिग्नल था जो आपने सेंड किया, दूसरे एंड पे आपके पास क्या था, कंपोजिट सिग्नल जो आपने रिसीव किया। अब रिसीविंग और सेंडिंग के अंदर क्या क्या डिफरेंस आया, कौन सा कंपोनेंट चेंज हुआ, ये सारे को हम क्या कहते हैं, डिस्टोरेशन कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नॉइज। नॉइज क्या है, अब ये देखें कि यहाँ पे हमने ये ट्रांसमिट किया, ये आपकी नॉइज, जस्ट वेट हम बैक वापस जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपके पास जो रियल सिग्नल था ये वाला और ये वाला, ये आपका डिस्ट्रॉय होके चेंज हो गया। ये देख रहे हैं आप, ये देखें आप, और यहाँ पे आप ये देखें, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जब बेसिकली जब हम उसको डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं तो वो डिस्टोरेशन में चेंज हो गया। अब भेजा कुछ था और पहुंचा कुछ है। यानी मैं कहता हूँ इट्स माय फर्स्ट क्लास, वहां ट्रांसमिट होता है इट्स माय लास्ट क्लास, ठीक है। यहाँ मैं कहता हूँ 1101, वहां होता है 0011। तो ये आपका जो डाटा चेंज हो रहा है। नाइस में क्या है कि ये जो आपके पास ये ट्रांसमिट हुआ, ये इसमें नाइस ऐड हुई और रिसीविंग एंड पे ये आ गए। अभी देखें कि ये जो है इज नॉट इक्वल टू जो आपने यहाँ पे सेंड किया है, यानी इसमें आपकी नाइस ऐड हो गई, जो आप अपना एक्चुअल डाटा भेजना चाह रहे थे वो आप नहीं सेंड कर सके। यहाँ कुछ ट्रांसमिट हुआ, नाइस ऐड हुई, वहां कुछ और पहुंच गया। जिस तरह अक्सर फोन लाइन पे आप शोर आ रहा होता है, बात आप कुछ कर रहे हैं, दूसरे एंड पे उसको कुछ समझ आ रही होती है, क्यों, वाई, बिकॉज नाइस का फैक्टर ऐड होता है। आपको आप जो आपका
सेंडिंग एंड होता है वो बेच सही रहा होता है, लेकिन रिसीविंग एंड के ऊपर जब नाइस के साथ उसको वो चीज मिलती है तो वो चेंज हो जाती है कि उसने एक्चुअल सेंड क्या करना था और वहां पहुंचा क्या। इसकी एक देख लेते हैं एग्जांपल। द पावर ऑफ अ सिग्नल इज 10 मिलीवाट, द पावर ऑफ द नॉइज इज 1 माइक्रोवाट, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ सिग्नल नॉइज रेशियो SNR, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, एंड SNR dB। तो इसका जो फार्मूला है वो आपके पास ये फार्मूला है, यहाँ पे आपको ये आपने कन्वर्ट किया, ये आपने कन्वर्ट किया। अब आप ये वो चार्ट वही देखेंगे आप बैक वाला कि जो आपका कन्वर्जन चार्ट है जिसमें मेगाहर्ट्ज है, हर्ट्ज है, किलोबाइट्स है करके, तो ये आपके पास फार्मूला है सिग्नल नॉइज रेशियो 10,000 माइक्रोवाट 1 मिलीवाट डिवाइड करें तो आपके पास ये इसका आंसर आ गया कि आपने इसको किस तरह कैलकुलेट करना है। और लास्ट एक और इसमें है कि द वैल्यू ऑफ सिग्नल नॉइज रेशियो एंड सिग्नल नॉइज रेशियो dB फॉर अ नॉइजलेस चैनल आर। इसका जो फार्मूला है n रेशियो सिग्नल पावर डिवाइड बाय 0 इज इक्वल टू, किसी भी चीज को आप डिवाइड करेंगे 0 से तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। वी कैन नेवर अचीव दिस रेशियो इन रियल लाइफ, इट इज एन आइडियल। हम इसको अचीव नहीं कर सकते, ये एक आइडियल सिचुएशन होती है। और ये इसके कुछ डायग्राम आप ये देखें, ये आपके पास सिग्नल था, ये इसमें नाइस ऐड हुई तो ये सिग्नल प्लस नाइस ये आ गया। आप देखें ये सिर्फ सिग्नल था, ये नाइस ये इसमें ऐड हुई सिग्नल प्लस नाइस ये बन गया। ये आपके पास ये आपकी लार्ज है, इसमें आप अब देख रहे हैं कि इसके अंदर आपकी टोटली चेंज हो गया, ये सिग्नल था और यहाँ पे जाके टोटली चेंज हो गया। जबकि इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये सिग्नल है, ये आपका हमारा SNR है, ये आपके पास लार्ज SNR। इसके दो केसेस होते हैं, 2 केसेस ऑफ सिग्नल नॉइज रेशियो। एक आपका जो होता है वो हाई सिग्नल नॉइज रेशियो है और एक आपके पास जो है वो लो सिग्नल नॉइज रेशियो है। तो ये आपके पास देख रहे हैं ये आपका स्मॉल वाला है और ये आपका लार्ज वाला है, तो ये आपकी सिग्नल प्लस नाइस और ये नाइस। तो यहाँ तक आज इस चैप्टर को हम रखते हैं। नेक्स्ट टाइम हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा उसमें हम अपने चैप्टर नंबर 3 को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग पढ़ें, यहाँ तक देखें, जो क्यूरीज हैं उनको सॉल्व करें। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट, हम इस चैप्टर को जो है वो इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।